हेलो स्टूडेंट्स। जनवरी 2021 में सीए फाइनल पेपर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस, इस पेपर का मैं रिव्यू करने जा रहा हूं। अगर मैं इस पेपर को कंपेयर करूं नवंबर 2020 के पेपर से, तो कंपैरेटिवली फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसे टफ मानूंगा। बड़ा अच्छा पेपर इंस्टीट्यूट ने फ्रेम किया, बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट निकाल के डाले, जिसे मैं कहूंगा सर्जिकल स्ट्राइक। जस्ट एक क्वेश्चन सीधा सीधा कह लीजिए जो पहले आया हो वो डाल दिया। अदरवाइज हाँ, हर क्वेश्चन में आपको सोचने में बड़ा टाइम लगा होगा। तो टाइम मैनेजमेंट इस पेपर में सबसे बड़ा इश्यू था। नो डाउट ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको पढ़ाया ना गया हो, एक एक चीज आपने पढ़ी हुई है, बट कौन सा सेक्शन किसका हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वो लगाने में, क्योंकि लेंथी भी है पेपर, 16 पेज का है, बहुत सब पार्ट्स डाल रखे थे, बट स्टिल आई विश कि आपने उसको अच्छा मैनेज किया होगा। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या है पेपर। देखिए लिखा, आप एक लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और काफी एडवाइस करते हैं कॉर्पोरेट्स को, इवन आपके इसी पेपर से रिलेटेड भी, टैक्सेशन भी, और बड़े ही आप में एक्सीलेंट स्किल्स हैं और आप काफ़ी आफ्टर सोर्ट प्रोफेशनल हो और काफ़ी रिप्यूटेड कंपनीज के बोर्ड पे भी हो। रिसेंटली आपको इस कंपनी ने, डैशबोर्ड लिमिटेड ने अप्रोच किया है। कंपनी में चल रहे हैं भैया नुकसान, और आपसे एडवाइस मांगी गई है। अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं वो मिस्टर एक्स की, जो कि एक स्पेशलिस्ट है, और उसको बनाना चाहते हैं ये होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर पहली बात आप सारे जानते हैं मैनेजरियल पर्सोनल है अंडर सेक्शन 196 में, और ये इसे अपॉइंट करना चाहते हैं 1/1/2020 से। लेकिन इस समय इनकी उम्र 70 ईयर्स को कर जाती है जी क्रॉस। तो जब आप 70 साल से ऊपर के हो गए हैं और आपको इन्फॉर्म ये किया जाता है कि ईजीएम होती है 15 मार्च 2020 को, शेयर होल्डर्स ने उस ईजीएम में इनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड नहीं पास किया स्पेशल रेजोल्यूशन, लेकिन वोट्स कास्ट इन फेवर बहुत ज्यादा हैं एज अगेंस्ट द मोशन। कुछ बैलेंस शीट भी दे रखी है, इसके ऊपर हम बाद में देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का जो हिस्सा है, क्योंकि पार्ट्स हैं कई। तो देखिए आपसे पूछा गया है क्या अपॉइंटमेंट हो सकती है मिस्टर एक्स की, होल टाइम डायरेक्टर जिनकी उम्र है 70 साल से ज्यादा। तो देखिए ये आता है हमारा सेक्शन 196 सब सेक्शन 3 के अंदर, जहां हम कहते हैं कि अगर कोई इंसान 70 साल की एज अटेन कर लेता है या स्वाभाविक है उससे ज्यादा है, तो आप हमें चाहिए होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, प्लस उसके लिए जब नोटिस भेजते हैं 101 में, तो 102 के साथ जो आप भेजते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, उसके अंदर लिख के देनी पड़ती है जस्टिफिकेशन कि क्यों ये यंग बॉय एज 70 प्लस आप अपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये एसआर नॉट पास तो कोई टेंशन नहीं है, अगर नहीं पास होता तब भी हम इसे अपॉइंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वोट्स जो है इन फेवर वो मोर हो एज कंपेयर टू अगेंस्ट, जो कि आपने मोशन पुट अप किया और क्वेश्चन में दे रखा था यस वोट्स मोर देन है। लेकिन साथ में यहां क्या चाहिए होता है, एंड अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसके लिए एप्लीकेशन देगा कंपनी का कौन, बीओडी। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर दे, क्योंकि आपके वोट्स तो इन फेवर जाता है, तो अपॉइंटमेंट हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें पूछा गया आपसे अफेक्टिव कैपिटल के ऊपर। तो जहां तक अफेक्टिव कैपिटल का सवाल है, जिसे आप पढ़ते हैं शेड्यूल नंबर 5 के अंदर, तो अफेक्टिव कैपिटल के लिए हमें बैलेंस शीट देखनी है। तो देखिए ये रही। तो देखिए हम सिंपल अफेक्टिव कैपिटल का फार्मूला क्या लेते हैं, हम फार्मूला लेते हैं पेड अप कैपिटल। तो यहां पे पेड अप कैपिटल ये है, ऑथराइज को हम कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। और एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, इसको भी हम कंसिडर नहीं करते हैं। प्लस देखिए रिजर्व्स लिखे और बताया जनरल रिजर्व है, लेकिन उसमें से रीवैल्यूएशन रिजर्व भी है। तो फार्मूला होता है फ्री रिजर्व, लेकिन उसके अंदर हमें नहीं लेना होता है रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो यहां से हमें 80 माइनस करना होगा, तो ये हो जाएगा जी 600, प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ऑब्वियसली जो 1 साल से ज्यादा समय के लिए
आपकी पेबल है वो हम डेफिनेटली कंसिडर करते हैं। और रही बात इन्वेस्टमेंट्स की, तो हमें कहीं ये नहीं लिखा होता कि हम इन्वेस्टमेंट कंपनी हैं, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप ले सकते हैं जी प्रिजम्पशन कि आप इन्वेस्टमेंट कंपनी मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, ये आपने प्रिजम्पशन ली होगी। तो जैसे अगर मैं कहूं कि अगर ये मान लें नॉट इन्वेस्टमेंट कंपनी, कि अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन इसे भी हम डिडक्ट करेंगे और एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो हमें डिडक्ट करने ही करने हैं। तो इसलिए ये फॉर्मूले में आ गया जी आपका ये लॉन्ग टर्म बोरिंग आ गई माइनस इन्वेस्टमेंट एंड माइनस आपकी एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें 1560 प्लस 600 प्लस 800 माइनस 160 एंड माइनस 40 करते हुए, तो 1560 ऑथराइज कैपिटल है, वो आपने कंसिडर नहीं करनी है, आपने कंसिडर करनी है दैट इज पेड अप इक्विटी कैपिटल। तो इसके साथ आप करके देखें 2260 में से गए 200, ये निकला है 2060 की आपकी इफेक्टिव कैपिटल निकल आई। तो ये आपसे पूछा गया था इफेक्टिव कैपिटल निकालिए। तो अगले पार्ट में ये भी पूछा है कि ये बताइए कि कंपनी क्योंकि लॉसेस में है, कितना हम मैक्सिमम अमाउंट रेमुनरेशन दे सकते हैं ईच मैनेजरियल पर्सोनल को, और अदर देन अ मैनेजरियल पर्सोनल एक्टिंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो ऑब्वियसली ये हम कहां पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 2 किसका, पार्ट 2 ऑफ स्केड्यूल नंबर 5 के अंदर, कि अगर आप लॉसेस में हैं या इनएडिक्वेट कंपनी में प्रॉफिट्स हैं, तो रेमुनरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इफेक्टिव कैपिटल के ऊपर। तो देखिए इफेक्टिव कैपिटल हमने यहां निकाली थी, तो अगर हम रेमुनरेशन के हिसाब से कहें, क्योंकि हमारी इफेक्टिव कैपिटल यहां पे क्या हो गई है 250 करोड़ से ज्यादा हो गई, ये डाटा करोड़ में है देखिए, तो इसलिए जो रेमुनरेशन निकल आएगी वो रेमुनरेशन कितनी निकलती है पर पर्सन 120 लाख प्लस 0.01% आपकी इफेक्टिव कैपिटल एक्सीडिंग 250 करोड़। तो 2060 में से 250 माइनस करके ये आप कंप्यूट करके ये लिख के आए होंगे। इसके बाद आपसे ये पूछा गया है क्या रेमुनरेशन होगा पेबल टू, हाउ इज रेमुनरेशन पेबल टू होल टाइम डायरेक्टर इज डिटरमिन्ड, कि उसकी हमने कैसे निकाली है। देखिए अगर लॉसेस हैं तो लॉसेस हैं तो फिर तो देखिए अभी हम पढ़ ही आए कि पर पर्सन जो निकालनी है वो मैंने निकाल के आपको दिखा दी। लेकिन अगर हम अदरवाइज भी इसको देखें, अगर हम इसको नॉर्मल वे में, क्योंकि उसने लिखा है कि किस तरह से निकालनी, पहली बात तो हम कह सकते हैं क्योंकि लॉसेस में है तो भैया ये जो पार्ट 3 दे रखा है इसी के हिसाब से हो जाएगा। वरना अगर हम देखें तो यहां पे सेक्शन 197 सब सेक्शन 1 की आप सेकंड प्रोविजन देखिए पढ़ते हैं, तो आप सिंपली लिमिट्स पढ़ते हैं कि हम देते हैं होल टाइम डायरेक्टर मैनेजरियल पर्सोनल है, अगर कंपनी में सिर्फ एक ही मैनेजरियल पर्सोनल है तो हम कितना देते हैं जी 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। और दूसरा है अगर ये मोर देन 1 है तो इन दैट सिचुएशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, और ये लिमिट्स जनरल मीटिंग में बढ़ाई भी जा सकती हैं। गोइंग टू द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट कहता है आप एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ठीक है जी, आपके यहां पे 10 डायरेक्टर हैं, तो 10 डायरेक्टर आपके यहां पे हैं और बोर्ड मीटिंग बुलाई गई है 14 अगस्त को, और वहां पे प्रपोज किया गया है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट अप्रूव करेंगे एक ई लिमिटेड के साथ। तो ध्यान दीजिए एक ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2 एंड क्यू एंड ई एसोसिएट्स एक पार्टनरशिप फर्म, तो यहां पे 2 कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए हमने अप्रूव करने हैं, तो 2 बोर्ड मीटिंग में एजेंडा की आइटम्स हो गई। मिस्टर वाई जो हैं एंड इनकी स्पाउस होती जी रिलेटिव, दोनों के पास मिला के 3% शेयर्स हैं किसके, ई लिमिटेड के, जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। और मिसेस जेड जो कि स्पाउस है मिस्टर जेड की, और
वो पार्टनर हैं उस फर्म में जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। मिस्टर वाई एंड जेड ये दोनों के दोनों क्या हैं? कंपनी में डायरेक्टर्स हैं। ओके, तो बोर्ड मीटिंग होती है, अटेंड करते हैं 5 डायरेक्टर, जबकि ध्यान दीजिए डायरेक्टर टोटल कितने हैं? 10 हैं। तो अगर हम यहां पे कॉरम के हिसाब से देखें, 174 में आप कॉरम निकालते हैं तो कॉरम आपका बनता है, नेचुरल है कि जो टोटल डायरेक्टर्स हैं उनका 1/3। तो कॉरम जब हम निकालें तो 10 डायरेक्टर हैं, तो 10 डायरेक्टर का 1/3 करते हैं, क्योंकि राउंडिंग ऑफ करते हैं, तो 4 और कंपेयर विद 2 विच एवर इज वॉट हायर, तो 4 का क्या आ गया जी? कॉरम आ गया आपका। 5 ने अटेंड किया है, लेकिन उसके अंदर Y एंड Z भी है। तो यहां आगे समस्या हमारे पास, क्योंकि हम कॉरम में क्या नहीं करते, इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो है नॉट काउंटेड इन कॉरम। तो ये आप जानते हैं अंडर सेक्शन 184 सब सेक्शन 2 के हिसाब से हम इसे कॉरम में ऐड नहीं करते। तो देखिए, अगर हम ढंग से लेके चलें, अगर एजेंडा नंबर 1 लेके चलें, जहां पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ करना है? ई लिमिटेड के साथ करना है, जहां पे हमारे डायरेक्टर का प्लस उनकी वाइफ का मिलके कितना % शेयर्स है? 3। तो नेचुरल है इस बोर्ड मीटिंग में, इस एजेंडा आइटम में, तो कॉरम में जो मिस्टर वाई हैं वो ऐड नहीं होने चाहिए, राइट? वो नहीं होने चाहिए क्योंकि मीटिंग 5 ने अटेंड करी है, जिसमें से एक अगर वो हम माइनस कर दें तो 4 बचा, तो ये एटलीस्ट कॉरम हो जाएगा। और अगर हम एजेंडा नंबर 2 में देखें, जहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी फर्म के साथ, जहां डायरेक्टर की स्पाउस क्या है? पार्टनर है, तभी हम कहेंगे 4 का क्या बन जाएगा? कॉरम बन जाएगा। तो कॉरम विल बी फाइन, लेकिन ये कह रहा है ये 5 लोगों ने अटेंड किया है। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, सेक्शन 174 रेड विद सेक्शन 184। अब इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, देखिए हम 184 में कहते हैं कि भाई इंटरेस्टेड डायरेक्टर, चाहे आपका इंटरेस्ट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो गया कि हम आपके इंटरेस्ट में जो आपके रिलेटिव्स हैं उसको साथ में लेके चलते हैं। अदरवाइज तो देखिए सेक्शन में जैसे एक्सप्रेसली कहें तो लिखा है कि 2% तक शेयर्स हो, बाकी डायरेक्टर्स के साथ मिला के तो कोई टेंशन नहीं है। या आप खुद किसी फर्म में पार्टनर हैं, आप खुद किसी फर्म में पार्टनर हैं तो ऑब्वियसली वो डायरेक्ट हो गया, लेकिन यहां पे इनडायरेक्टली, क्योंकि दोनों की वाइफ इन्वॉल्व है, राइट? तो अब आपसे पूछा यह गया है कि ये डायरेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया, तो देखा जाए इंटरेस्टेड डायरेक्टर हम कहते हैं ना पार्टिसिपेट करेगा, ना कॉरम में आएगा, ना ही वोट डालेगा, क्योंकि कंपनी कौन सी है? पब्लिक कंपनी है। अगर प्राइवेट कंपनी होती तो डिस्क्लोजर देने के बाद वो आ सकता था, तो पब्लिक कंपनी में ऐसा अलाउड नहीं है। तो कहते हैं इन 5 ने अटेंड कर लिया एंड वोटेड इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन, 5 के 5 एक्सेप्ट मिस्टर वाई। ऑल द डायरेक्टर्स कहता पार्टिसिपेटेड, बस ये है कि रेजोल्यूशन के फेवर में वाई ने वोट नहीं किया। तो जहां तक सवाल है एजेंडा नंबर 1 का, तो बड़ा क्लियर है, उसमें वाई मीटिंग में आना ही नहीं चाहिए, कॉरम में भी ऐड नहीं होगा और वोट तो वो डालेगा ही नहीं। कहता कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए जी अप्रूव। हाउएवर मिस्टर वाई एंड जेड डिस्क्लोज देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट, चलिए उन्होंने बताया था, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको वो वोटिंग में ना पार्टिसिपेट करना है, ना कॉरम में ऐड होंगे, ना ही आप वोट डालेंगे। द अर्लियर बोर्ड मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन, ये भी लिखा गया, इससे पहले वाली बोर्ड मीटिंग हुई थी 25 मई को। तो ये पहले वाली बोर्ड मीटिंग का बात यहां पे क्यों कर रहे हैं? कि पहली मीटिंग के बाद आप जब नेक्स्ट मीटिंग करते हो तो देखिए यहां सेक्शन 173 भी आता है कि गैप जो है वो मैक्सिमम 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में कितना हो सकता है? 120 दिन का। तो उसके हिसाब से 120 दिन तो यहां हुए नहीं है, तो ये 173 का कोई डिफॉल्ट नहीं है। मींस क्वेश्चन के अंदर इतना कुछ है टू आंसर कि किस हिसाब से हम अपना आंसर दें। अब आपसे पूछा गया है क्या ये मीटिंग सही हुई है,
क्या ये ट्रांजैक्शंस विद इन द प्रोविजंस ऑफ एक्ट? तो मोटा मोटा देखिए सारा लॉ मैंने आपसे डिस्कस कर दिया कि भाई ये अटेंड नहीं होने चाहिए थे अपने अपने इस एजेंडा आइटम में, राइट। और इसके बाद पूछा गया है आपसे कि ये बताइए कि ये था पहला पार्ट। अब क्वेश्चन सेकंड जो है वो बिल्कुल डिफरेंट इन्होंने डाल दिया। आपसे पूछा ये गया है, अब देखिए क्वेश्चन के साथ सेकंड पार्ट का जितना लंबा चौड़ा आपने क्वेश्चन पढ़ा उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। जैसे क्वेश्चन में पूछा है सर्कमस्टांसेस बताइए, एनी अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय कंपनी इन वायलेशन ऑफ 192 किसके ऊपर आता है? नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर आता है। पूछा ये सर्कमस्टांसेस बताओ कि जहां वायलेशन होता है, इन्वॉल्विंग डायरेक्टर शैल नॉट बी हेल्ड वॉइडेबल। तो कहने का मतलब है वो आपसे क्या पूछ रहा है? ये आपसे पूछ रहा है एक्सेप्शन, कि जब हम ट्रांजैक्शन को वैलिड मान लेंगे। तो इसके ऊपर देखिए सेक्शन नंबर 192 में सब सेक्शन 3 में देखिए नॉन एप्लीकेबिलिटी पढ़ते हैं हम, जिसका मतलब हो गया ऑब्वियसली एक तरह से कह लीजिए एक्सेप्शन कहें या वैलिड हो गया ट्रांजैक्शन। इसमें दो बातें कही गई हैं, एक कि कंपनी को इस तरह की ट्रांजैक्शन से जो नुकसान हुआ है उसका रेस्टिट्यूशन मिल गया, जिसका मतलब है उसको पैसे मिल गए। रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट जो है यूं कह लीजिए, रेस्टिट्यूशन जो है कि अब ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो कंपनी को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दी गई है। बट कंपनी इंडेमनीफाइड फॉर लॉस, तो कंपनी के अगर नुकसान की भरपाई कर दी गई है और रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है तो हम मान लेंगे ये वैलिड है। नंबर 2, हम ये कहते हैं राइट्स जो हैं वो थर्ड पार्टी ने अक्वायर किए हैं गुड फेथ में, कि उसे नहीं मालूम कि कॉन्ट्रावेंशन हुआ है एंड नो नोटिस, उसे नहीं पता। तो ये दो चीजों के ऊपर हमें इस पे आंसर देना था। गोइंग टू नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। तो ये डील करता है इन्वेस्टिगेशन वाले आपके चैप्टर से, चैप्टर नंबर 14 से रिलेटेड, कि कैरिड आउट हो रही है इस कंपनी के खिलाफ, पब्लिक कंपनी है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ट्राइब्यूनल को रीजनेबल ग्राउंड है टू बिलीव कि रिमूवल, ट्रांसफर, डिस्पोजल ऑफ फंड्स, प्रॉपर्टी होंगे लाइकली टू टेक प्लेस और इससे कंपनी को नुकसान होगा। इन दिस कनेक्शन ट्राइब्यूनल ने रिक्वेस्ट किया कंपनी के लीगल एडवाइजर को, बैंकर्स को, कि इंफॉर्मेशन वो डिस्क्लोज करें, लेकिन उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। तो आपसे पूछा गया है पहली बात, क्या ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है फ्रीजिंग द एसेट्स? तो यस, ये आप कर सकते हैं। इस पे सेक्शन 221 आता है। फॉर अ पीरियड ऑफ 3 साल के लिए ट्राइब्यूनल फ्रीजिंग ऑर्डर पास कर सकता है। सेकंड आपसे पूछा गया है पनिश द कंपनी फॉर कॉन्ट्रावेंशन इफ एनी ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल। तो यहां पे 221 का सब सेक्शन 2 साफ कहता है कि यस, इसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, कंपनी के ऊपर भी है एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर भी है। कंपनी के ऊपर है मिनिमम 1 से मैक्सिमम 25 लाख, ओआईडी के ऊपर है 50,000 से लेते हुए 5 लाख तक, साथ में उसे जेल भी हो सकती है 3 साल की मैक्सिमम और बोथ। अगला पार्ट ये पूछता है क्या लीगल एडवाइजर को आप कंपेल कर सकते हैं? तो देखिए इसके ऊपर आता है सेक्शन नंबर, पहली बात तो 227। तो लीगल एडवाइजर से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सिर्फ आप नाम एंड एड्रेस जान सकते हैं और इसके अलावा उसके क्लाइंट की कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप ले नहीं सकते। रिगार्डिंग बैंकर, तो बैंकर से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। कहा गया भाई 15 मेंबर्स हैं जिनके पास 15% पेड अप शेयर कैपिटल है और इन्होंने अपना सारा पैसा दे रखा है पेड, और इन्होंने अप्लाई किया ट्राइब्यूनल के पास ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट सेक्शन 241 के अंदर फॉर रिलीफ कि अफेयर्स कंपनी के प्रेजुडिशियल हैं। ट्राइब्यूनल ने एडमिट कर लिया एप्लीकेशन और
इंक्वायरी के बाद पता चलता है इनके एलिगेशन सही हैं। देखिए, पहली बात, ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन देने के लिए यहां लगता है सेक्शन 244, और 244 कहता है कि कम से कम होने चाहिए 100 मेंबर या 10% टोटल मेंबर्स का नंबर, या फिर होने चाहिए होल्डर्स ऑफ 10% इशूड कैपिटल। हमें क्वेश्चन में बताया गया है 15% पेड अप कैपिटल, कि 15% की पेड अप कैपिटल है, लेकिन हमें परसेंटेज जो निकालनी है वो 10% दिखनी होती है, और वो देखनी होती है इशूड कैपिटल के ऊपर। लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से अगर हम चलें तो ऑब्वियसली आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखते हैं कि अगर आपने अलॉटमेंट करनी है तो कितनी होती है, 90% होती है। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा कोट करके देखें तो 15% भी परफेक्टली अगर वो पेड अप पे भी निकल जाए तो ये एक कंप्लायंस हो जाएगा। देयर आफ्टर ट्राइब्यूनल ने क्या किया, 1 अक्टूबर को, पहली बात हमें क्वेश्चन में देखना है कि आगे क्वेश्चन पूछा किसके ऊपर गया है, लेकिन ट्राइब्यूनल का ऑर्डर तभी आएगा अगर 244 का आपने कंप्लायंस सही किया है कि एप्लीकेशन सही होनी चाहिए। तो इन्होंने टर्मिनेट कर दिया कंपनी का एमडी, जिसका नाम यहां दे रखा है बीएपी या बाप कहो। तो और ये ऑर्डर जब आपने उसको टर्मिनेट किया, ये जो एमडी अपॉइंट हुआ था, ये अपॉइंट हुआ था 5 साल के लिए। तो आप 5 साल के लिए ही एमडी अपॉइंट हो सकते हैं, यही टेन्योर है 196 में। इसके बाद और उसके अपॉइंटमेंट लेटर की क्लॉज के अंदर लिखा था कि उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा फॉर रिमेनिंग पीरियड अगर उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर। अब होता क्या है, क्योंकि उसे निकाल दिया गया है, क्योंकि ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आ गया, तो उसने अपना मांगा कॉम्पनसेशन 1.5 साल का। कंपनी ने डिनाई कर दिया कॉम्पनसेशन देने से, लेकिन ऑफर कर दिया कि भाई साहब आप दोबारा से ज्वाइन कर लो। तो आपसे पूछा यह गया है क्या क्लेम ऑफ मिस्टर बीएपी इज टेनेबल, और क्या कंपनी का कहना कि आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, क्या ये वैलिड है। तो देखिए, ऐसा है, जब ट्राइब्यूनल के पास 241 में आपकी एप्लीकेशन गई तो 242 में ट्राइब्यूनल का आता है जी ऑर्डर। तो एनसीएलटी का जब ऑर्डर आता है और वो टर्मिनेट कर सकते हैं कोई भी एग्रीमेंट, तो उन्होंने टर्मिनेट कर भी दिया। तो जब उनका ऑर्डर आता है तो उसके बाद सेक्शन नंबर 243 साफ ये कहता है आपको कोई भी डैमेजेस नहीं मिलेंगे, तो उसका डैमेजेस मांगना ये टेनेबल नहीं है, ही इज नॉट इंटाइटल्ड। नंबर 2, साथ में उसके ऊपर कूलिंग पीरियड लग जाता है 5 साल का, कि आप कंपनी से क्या रहेंगे, बाहर रहेंगे, आप नहीं आ सकते हैं। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन कह लीजिए आती है कि विदाउट, जिसे हम कहेंगे लीव ऑफ ट्राइब्यूनल, कि मतलब बिना ट्राइब्यूनल से पूछे 5 साल का टाइम पीरियड कम नहीं किया जा सकता, मतलब 5 साल तक आप बाहर रहेंगे, और ट्राइब्यूनल फिर फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कह लीजिए बात के बाद ही आपका टाइम पीरियड कम कर सकती है। तो इसलिए कंपनी का ये कह देना कि आप रिज्यूम कर लें, सॉरी दिस इज नॉट पॉसिबल। तो क्या ये दोनों का वैलिड है, तो हम कहेंगे नॉट, और ये इनवैलिड है। इसके बाद आता है जी कंपनी है, पब्लिक है, रेजिडेंट कंपनी इन इंडिया है, ठीक है जी, भारतीय कंपनी है, टर्नओवर रही उसकी 20,000 करोड़, बड़ी अच्छी बात है। पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व 31 मार्च 2020 को है 1500 करोड़ एंड 200 करोड़ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। अब कहा क्या जाता है कि कंपनी इन्वेस्ट कर रही है भारतीय रुपीस में 7800 करोड़ ओवरसीज ज्वाइंट वेंचर इन सिंगापुर, ठीक है जी। द कंपनी अप्रोच, क्या ये इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो हम इसके ऊपर पढ़ते हैं ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फेमा एक्ट में, क्योंकि ये फेमा एक्ट का ही देखिए क्वेश्चन है, राइट। अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और बताया गया कि 7800 करोड़ जो आप लगाना चाहते हैं ये इक्वलेंट टू है 1.05 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो अब आपसे पूछा गया कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह है इससे रिलेटेड, तो देखिए ओडीआई हम कर सकते हैं 400% नेटवर्थ का,
और नेट वर्थ का मतलब क्या है, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। और इस क्वेश्चन में दे रखी थी 1500 करोड़ प्लस 500, उसका जब हम 400% निकालेंगे तो डेट टर्न्स आउट टू बी ऑब्वियसली 8000 करोड़ रुपया। लेकिन एक समस्या ये है कि अगर ये, क्योंकि ये था इंडियन रुपीस में, अगर ये आपका इन्वेस्टमेंट एक्सीड करता है 1 बिलियन, देखिए यूएसडी, तो आपको प्रायर क्या लेनी पड़ती है, आरबीआई से अप्रूवल, जो कि यहां क्लियरली बताया गया है कि आपका इन्वेस्टमेंट 1 बिलियन से क्या है, ज्यादा है। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आप एक पब्लिक कंपनी है, आपने 15 करोड़ एक बैंक से लिया, 25 करोड़ एक दूसरे बैंक से लिया और सिक्योरिटी रखी हुई है, तो ये सरफासी का क्वेश्चन निकलेगा। अब आपने ड्यूज नहीं दिए हैं, इस दौरान दोनों बैंकों ने डिसाइड किया आपकी मैनेजमेंट टेक ओवर करने का। ऑब्वियसली सेक्शन 15 में आप टेक ओवर कर सकते हैं ऑफ सरफासी एक्ट। और कुछ महीने आपने मैनेज करने के बाद बैंक्स अपना पैसा रियलाइज कर गए। इस दौरान बैंकर्स ने क्या किया, अपना पार्ट ऑफ द डेट कन्वर्ट कर लिया इक्विटी शेयर में, और इतने शेयर मिल गए कि उनके पास आ गया कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अब आपसे पूछा गया सरफासी एक्ट के हिसाब से ये बताइए, क्या बैंकों को मैनेजमेंट रिस्टोर बैक करनी पड़ेगी? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी रियलाइजेशन के बाद आपको पैसा रियलाइजेशन अपना करने के बाद आपको रिस्टोर करना पड़ता है। लेकिन यहां पे नो, इफ डेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर और आपका उससे क्या बन गया, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तो यहां पे आपको रिस्टोर नहीं करना है क्योंकि आपका कंट्रोल आ गया है। देयर आफ्टर क्वेश्चन है कंपनीज एक्ट के ऊपर और ये है फॉरेन कंपनी के ऊपर। और मैं क्वेश्चन कहूंगा ये नवंबर 2019 में कॉपी पेस्ट कर लीजिए, क्वेश्चन सेम आया था। तो जब फॉरेन कंपनी हम पढ़ते हैं तो उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 के अंदर, और साथ में हम इसे रेड विद करते हैं रूल नंबर 3, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं बिजनेस एक्टिविटी के बारे में कि मेन क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। आप भारत में कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी भी रूप से कर रहे हो, तो आपको बताया गया है कंपनी मॉस्को में रजिस्टर्ड हुई है और उसका मेन सर्वर भी मॉस्को में है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप रूल के हिसाब से पढ़ते हैं कि सर्वर इंडिया में हो या बाहर हो। अब आपसे पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि बताइए क्या इन कंपनीज को हम फॉरेन कंपनी मानेंगे या नहीं। तो सर्वर जो है मे बी इन इंडिया या आउटसाइड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑब्वियसली आंसर आ गया यस, आप फॉरेन कंपनी हैं। दूसरे हिस्से में अगेन आप फॉरेन कंपनी हैं और आपका एजेंट है इंडिया में, लेकिन आपका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो देखिए हम सिंपली यही चीज कहते हैं कि आप भारत में कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं और वो कर सकते हैं इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, मतलब बिजनेस एक्टिविटी जो आप कर रहे हो वो थ्रू एजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए यस, ये भी क्या बन गई, फॉरेन कंपनी। देन अगेन आप बाहर रजिस्टर्ड हो ऑस्ट्रेलिया में और आपने ऑथराइज किया मिस्टर एक्स को, तो ऑथराइज किया है तो क्लियर है क्या बन गया, ये एजेंट, कि वो इंडिया में आपके लिए कस्टमर्स प्रोक्योर करे, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करे। तो आई विल से सिंपली आंसर एज पार्ट 2, क्योंकि थ्रू एजेंट आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं। फोर्थ में आप मॉरिशस में रजिस्टर्ड कंपनी है, आप अपने सारे बिजनेस मॉडल, स्ट्रेटेजी, डिसीजंस बोर्ड मीटिंग में लेते हैं, और बोर्ड मीटिंग कहां करते हैं, सिर्फ इंडिया में बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं। क्या कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, नो, नो बिजनेस एक्टिविटी। तो हम ये कहेंगे यहां आपकी कोई बिजनेस एक्टिविटी सो नॉट, आप फॉरेन कंपनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अगेन फॉरेन, देखिए फॉरेन कंपनी के ऊपर ही अगला प्रश्न भी है, तो फॉरेन कंपनी के ऊपर अच्छा खासा पेपर आ गया। तो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है और आप ऑस्ट्रेलियन कंपनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन है, इंडियन ऑपरेशंस वर प्रिपेयर्ड बाय कंपनी, whether the accounts of company pertaining to Indian business operations shall be audited, if yes, by whom? तो obviously आंसर yes है,
क्योंकि भारतीय एरिया में जो भी आप बिजनेस ऑपरेशंस कर रहे हैं, यहाँ सेक्शन 381 रेड विद देखें तो रूल नंबर 5 साफ ये कहता है आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। किससे करवाएंगे? ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया, और वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है। सिंपल सी बात है, ऑडिटर के ऊपर कौन सा लगता है चैप्टर 10 टू अप्लाई। तो आपके इंडियन ऑपरेशंस के ऊपर चैप्टर 10 की एप्लीकेबिलिटी होती है, तो आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। आगे पूछा गया है व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद आरओसी। तो ये आपको करनी होती है विद इन 6 months ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, प्लस यहां आपको एक्सटेंशन मिल जाता होता है 3 महीने का। दिस इज एज पर रूल नंबर 4। नेक्स्ट पूछा गया क्या इफेक्ट होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट्स की इंडियन कंपनी ने, लेकिन उसने डिफॉल्ट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो 393 सेक्शन साफ कहता है वैलिडिटी ऑफ प्रायर एक्ट्स टू रिमेन अनअफेक्टेड। तो इसका मतलब हो गया आपके कॉन्ट्रैक्ट पे एज सच कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद कहता है बताइए फॉर्म समय जिसमें एनुअल रिटर्न फाइल करनी है फॉरेन कंपनी ने भारतीय ऑपरेशंस जो इंडिया में कर रही है। तो भाई यहां आता है आपका सेक्शन नंबर 384, फॉर्म है FC 4, और ये सेम सेक्शन 92 में एनुअल रिटर्न आता है, सेम टाइम पीरियड है। विद इन 60 days ऑफ AGM आपने फाइलिंग करनी है। नेक्स्ट हिस्से में आ गया जी देखिए, कहते हैं एक ऑर्डर आ गया, किसका आ गया? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का आ गया। मनी लॉन्ड्रिंग का क्वेश्चन है, और कुछ प्रॉपर्टीज अटैच कर ली गई सेक्शन 8 में। किसकी? एक ये मिस्टर AAA है, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। वो इससे नाखुश था और वो इसके खिलाफ उसने अपील फाइल कर दी अपीलेट ट्राइब्यूनल में। और होता क्या है, ये अपील से उसका subsequently after hearing appeal an order was passed by AT upholding the decision of AA adjudicating authority। मतलब फिर से उसके अगेंस्ट ऑर्डर चला गया। इसके खिलाफ मिस्टर AAA अब फर्दर अपील करना चाहता हाई कोर्ट के पास। तो आपसे पूछा यह गया है कि जब उसने अपील कर दी, पेंडेंसी थी, उस दौरान उसकी हो गई जी डेथ। तो पूछा यह गया है क्या टाइम लिमिट है हाई कोर्ट के पास हम अपील कर सकें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। तो सेक्शन 42 में साफ लिखा है 60 दिन के अंदर जब ऑर्डर आ गया ट्राइब्यूनल का तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक्सटेंशन भी मिल सकता है, वो भी कितने दिन का? 60 दिन का। अगला प्रश्न है आफ्टर हाउ मेनी डेज एक्सटेंशन कैन बी सोट। तो ये मैंने लिख दिया 60 दिन यहाँ पे। नेक्स्ट हिस्से में ये पूछता है कि अगर डेथ हो जाती है क्या फिर भी जो अपील फाइल की गई है फर्दर कंटिन्यू रहेगी? और उससे अगला पार्ट भी पढ़ लीजिए। और अगर उसकी मौत हो जाती बिफोर फाइलिंग द अपील तो भी क्या अपील हो सकती है? और फिर पूछा गया ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी हाई कोर्ट की अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपील कर रहा है। तो पहली बात 5th पार्ट का अगर हम जवाब दें तो हाई कोर्ट तो देश में 24 हैं, तो कौन सी हाई कोर्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरे देश के लिए है। तो आंसर सिंपल है, सेम सेक्शन चल रहा है 42 ही। वेयर रिस्पोंडेंट जिसके खिलाफ आप अपील कर रहे हैं रिसाइड्स, जहां वो रहता है या फिर जहां वो बिजनेस अपना कर रहा है नेचुरल है फॉर गेन, वहां उस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आप अपील करेंगे। अब बात आती है डेथ वाले पॉइंट पे। तो देखिए यहां पे हमारा सेक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि यहां तो देखिए 42 रहा, यहां आ जाता है सेक्शन नंबर 72। और 72 ये कहता है कैन द अपील फर्दर बी कंटिन्यूड। यस, वो चलती रहेगी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, और मौत के बाद भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव LR कैन फाइल। मौत से पहले, अगर मौत पहले होगी अपील बाद में आती है तो यस लीगल रिप्रेजेंटेटिव 72 में फाइल कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है जी सेबी की बजाय सकरा पे है, सेबी की पावर उसके अंदर आती हैं। कहते हैं सेबी इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड अमेंड कर दिए बाय लॉज स्टॉक एक्सचेंज के। और राइट इसके बाद एग्रीड बाय द ऑर्डर
जो स्टॉक एक्सचेंज है वो आपसे आपकी एडवाइस मांग रहा है, क्या सेबी ने ये ठीक किया? क्योंकि उसने पब्लिश नहीं किया जी ऑफिशियल गैजेट में, ना ही राज्य में जहां पे स्टॉक एक्सचेंज सिचुएटेड है। तो पहली बात, अमेंडमेंट करने की पावर नेचुरल है, सेबी की है, सेक्शन 10 ऑफ सकरा में है, और इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड पब्लिक आप कर सकते हैं। ऑफिशियल गैजेट करना होता है भारत सरकार के भी और राज्य के भी जहां पे आप सिचुएटेड हैं। लेकिन यहां पे आती है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये है कि ऑफिशियल गैजेट में छापना ये वेव कर सकते हैं इन इंटरेस्ट, जैसे पहली लाइन में लिखा ही है, ऑफ ट्रेड एंड पब्लिक। तो ऑफिशियल गैजेट में छापना कोई ज़रूरी नहीं है। तो प्रश्न यही था कि आप एग्रीव्ड हैं, तो क्या ये सही किया? तो ऐसा कुछ नहीं है। यस, ऑफिशियल गैजेट में छापना ज़रूरी नहीं है। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज के पास इस सेक्शन में आप फर्दर पढ़ते हैं कि एक पावर होती है, वो रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं सेबी को, कि अगर आपको बायलॉज पसंद नहीं है और 2 महीने के अंदर अंदर आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। यही रेमेडी है आपके पास। अगला प्रश्न है, आप एक पब्लिक कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी नहीं है, प्रमोटर्स इंडिविजुअल्स हैं, 12 डायरेक्टर हैं, 12 डायरेक्टर, राइट, ये ध्यान रखें। आपसे पूछा गया कितने होने चाहिए एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ऑब्वियसली ये सेबी रेगुलेशन का देखिए क्वेश्चन हमें मिलेगा, ये दिख रहा है सेबी रेगुलेशन। तो यहाँ पे हम आंसर दें तो स्वाभाविक है, यहाँ लग रही है रेगुलेशन नंबर 17 कि कितने एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो देखिए यहाँ हम पढ़ते हैं कि मिनिमम 50% हमें नॉन एडी चाहिए मिनिमम। तो कहने का मतलब हम क्या कहेंगे, 6 ले लीजिए। ऑप्टिमम पूछा गया क्योंकि 12 थे यहाँ पे, तो 6 कर लीजिए। अगले हिस्से में कहता है कि मिनिमम बताइए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर चेयरपर्सन जो है बोर्ड का नॉन एग्जीक्यूटिव है। तो अगर नॉन एग्जीक्यूटिव होता है, देखिए रेगुलेशन नंबर वही चल रही है 17, तो ये होते हैं जी 1/3 ऑफ डायरेक्टर। दैट मीन्स 12 का 1/3 4 आ गया। आगे पूछा गया फिर से मिनिमम आईडी बताओ अगर कंपनी के पास नहीं है रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन। तो यहां हमें चाहिए होते हैं 50%, दैट मीन्स 12 का 50% 6। अगले हिस्से में पूछा गया फिर से मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कहता है जहां पे रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन इज अ प्रमोटर या रिलेटेड टू प्रमोटर या related to person occupying the position of management at the level of board or 1 level below। तो यहां पे फिर आंसर सेम आता है 50%, दैट इज 6। इसके साथ गोइंग टू सी पार्ट, FCRA का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है जी एक एनजीओ को सर्टिफिकेट मिल गया रजिस्ट्रेशन का, अब वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है म्यूचुअल फंड्स में। तो देखिए हम सेक्शन नंबर 8 पढ़ के आते हैं कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और उसके साथ रेड विद रूल नंबर 4 कहते हैं कि आप पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते इन स्पेकुलेशन एक्टिविटीज। एक्टिविटी में आप नहीं कर सकते, और म्यूचुअल फंड को भी हम क्या लेके चलते हैं, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, शेयर्स वगैरह में आप पैसा नहीं लगा सकते, तो आप नहीं कर पाएंगे। एक प्रश्न हो गया जी। अगला ये पूछा गया है आप प्लान कर रहे हैं टू डिफ्रे 65% ऑफ अमाउंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो देखिए जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का सवाल है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आप पैसा खर्च कर सकते हैं। यहाँ 2 बातें हैं, क्योंकि आपने ही पेपर दिया होगा बिफोर अमेंडमेंट एक्ट जो FCRA का आया है, तो मुझे आंसर मैं दोनों तरीके से दे रहा हूं क्योंकि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो उनको भी ये पेपर समझ में आ सके। तो देखिए बिफोर अमेंडमेंट एक्ट 2020 जिसके हिसाब से आप ये पेपर करके आए होंगे, और अमेंडमेंट एक्ट 2020 के आने के बाद ये लिमिट्स चेंज हो गई हैं। तो पहले ये लिमिट थी आप 50% पैसा खर्च कर सकते हो, अब ये लिमिट बना दी गई है 20%, राइट। अब आप 65% खर्च करना चाहते हो, तो अगर आपने एक्सीडिंग खर्च करना है तो दोनों सिचुएशन में ही आपको क्या करनी होती है, प्रायर आपको पहले लेनी पड़ेगी अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट की, प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल यू हैव टू टेक, अदरवाइज यू कैन नॉट डू। देयर आफ्टर आर्बिट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आया, कहता है जी मिस्टर C&P
में कोई मैटर है लेकिन वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, वो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के पास, जहां उन्होंने 3 आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए। 2 उनमें से उनका व्यू ये है कि मिस्टर सी को देने पड़ेंगे 2 करोड़ रुपए पी को। तीसरा कहता है सॉरी, पी को चवन्नी भी मिलनी नहीं चाहिए। देर आफ्टर अवार्ड दिया गया, राइटिंग में था, होना चाहिए, साइंड भी होना चाहिए, लेकिन साइन किया सिर्फ 2 आर्बिट्रेटर ने, तीसरे ने नहीं किया। तो पहली बात देखिए, सेक्शन 31 के हिसाब से हम देखते हैं तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के द्वारा वो होना चाहिए बाय मेजॉरिटी, एक बात। दूसरी बात, एंड साइंड भी क्या होना चाहिए, बाय मेजॉरिटी। तो 3 में से 2 की मेजॉरिटी होगी। तीसरी बात यह है, नॉन साइनिंग का आपको कारण भी बताना पड़ता है, राइट। तो यहां 2 ने साइन किया, मेजॉरिटी है, डिसीजन भी इनको द्वारा है। तो द थर्ड रिफ्यूज टू साइन एंड द रीजन वाज स्टेटेड इन द अवार्ड। सही है भाई, ये बताना जरूरी है। मिस्टर सी कहता है कि क्योंकि इसने 2 करोड़ रुपए देने हैं, तो कहता है सॉरी, सबने साइन नहीं किया तो ये इनवैलिड है। वेदर द कंटेंशन ऑफ सी स्टेनेबल, द आंसर इज नो, रीजन हमने कोट कर दिया। देयर आफ्टर तो आप सारे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लंबे चौड़े तो हैं, कोई डायरेक्ट सीधा सीधा नहीं कि 1 सेकंड में पढ़ो और अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो जिनका भविष्य में पेपर आएगा वो ये चीज़ जरूर सीखिए, चाहे नवंबर पेपर है, ये है लंबे चौड़े एक तरह से केस बेस्ड सिचुएशन बनाते हुए इंस्टीट्यूट आपसे पूछ रहा है, और किसी भी छोटे से छोटे पॉइंट के ऊपर दे आर मेकिंग सर्जिकल स्ट्राइक। तो इन द कैपेसिटी ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जो कि सेक्शन 454 में आरओसी होता भी है, कि ये एक लिस्टेड कंपनी के खिलाफ उसने ऑर्डर दिया कि आपने कुछ प्रोविजंस का डिफॉल्ट किया है। उससे नाखुश आप चले जाते हैं ट्राइब्यूनल के पास। ट्राइब्यूनल ने दोनों को सुना, लेकिन ट्राइब्यूनल ने कहा जो ए ने ऑर्डर दिया सही दिया है, बट हाँ उसको उसने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। अब बात गुजर गई है, 1 साल और 5 दिन हो चुके हैं। ट्राइब्यूनल को पता चलता ऑर्डर देते समय उन्होंने गलती कर दिया, वो रेक्टिफाई करना चाहते हैं, कर रहे हैं रादर। उन्होंने अमेंड कर दिया अपना ऑर्डर। जब उनको ये नोटिस में लाया गया ए के द्वारा, कंपनी ने आपको अप्रोच किया है और कहा है कि समय होता है 3 महीने विद इन विच ऑर्डर शुड बी पास्ड। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, 3 महीने के अंदर अंदर ऑर्डर पास होता है, और अगर डिले मैक्सिमम आपको 90 दिन का मिलता है, ये भी सही है। लेकिन ये तो 1 साल 5 दिन के बाद आप इसे रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ट्राइब्यूनल इसे रिवाइज नहीं कर सकता। तो आपसे पूछा ये गया है एडवाइस, क्या कंपनी ये चीज़ सही कह रही है? तो देखिए सेक्शन नंबर 420 कंपनीज एक्ट का, जो कि आपका आता है चैप्टर नंबर 27 के अंदर, तो यस एनसीएलटी उसे अमेंड कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है, क्योंकि वहाँ समय दिया गया है 2 साल के अंदर। तो अभी 2 साल तो हुए नहीं है, तो यस आप कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? अभी तो 1 साल 5 दिन हुआ है। लेकिन क्वेश्चन आगे है, विल योर आंसर डिफर? अगर आपने पहले ही उसके खिलाफ अपील कर दी है, तो यहाँ सेक्शन 420 ये भी साफ कहता है इफ अपील रेफर्ड, तो कांट अमेंड, तो आप उसे रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तब एनसीएलटी ऐसा नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आप काम नहीं कर रहे हैं और आज हो गए 2 साल, ठीक है जी। डायरेक्टर्स एंड पर्सन्स इन चार्ज, जिनके पास कंपनी की मैनेजमेंट है, मंशा गंदी है, ये इवेड करना चाहते हैं, कुछ लायबिलिटीज से बचना चाहते हैं। इन्होंने आरओसी को एक एप्लीकेशन दे दी, रिमूवल ऑफ नेम, और ये आप जानते हैं 248 सबसेक्शन 2 के अंदर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं वॉलंटरी अपना नाम काटने के लिए आरओसी से। रजिस्ट्रार ने देखा डॉक्यूमेंट्स को और उसने अलाउ कर दिया, काट दो नाम। लेकिन ग्रुप ऑफ पर्सन्स जिन्होंने कंपनी को सामान दिया है, उनको पैसे नहीं मिले थे, इसलिए नुकसान हुआ और वो दुखी हैं इस बात से। उन्होंने आपको अप्रोच किया है, क्या ये सही हुआ है, या क्या वो अपना पैसा ले पाएंगे किसी से, या जिनके पास मैनेजमेंट थी? तो देखिए यहां पे सेक्शन लगता है 251। 251 साफ कहता है कि जो पर्सन्स इंचार्ज ऑफ मैनेजमेंट है और अगर उनकी मंशा बुरी है, उनका ऑब्जेक्ट है टू डिसीव क्रेडिटर्स,
वो धोखा देना चाहते हैं, पैसे खा जाना चाहते हैं, तो वो लायबल रहेंगे, टू रिमेन लायबल। और उनकी लायबिलिटी कैसे रहेगी? उनकी जो लायबिलिटी रहेगी वो जॉइंट एंड सेवरल है, इकट्ठे भी लायबल हैं एंड अकेले भी लायबल हैं। साथ में उनके खिलाफ सेक्शन 447 में फ्रॉड के लिए कार्रवाई की जाएगी, 10 साल तक जेल भी जा सकते हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई आरओसी की तरफ से पहल की जा सकती है। तो यस, दे विल सक्सीड इन गेटिंग देयर फंड्स। नेक्स्ट प्रश्न जो कि आता है आईबीसी के ऊपर, क्योंकि फाइनेंशियल डेट, ऑपरेशनल डेट आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो देखिए, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हो गए, और ये है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का रिलेटेड पार्टी जो कि फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर नहीं है। आगे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं। तो आपसे पूछा ये गया है कि हैवी लॉसेस हुए, कंपनी के पास पैसे नहीं थे, डेट्स ओवरड्यू थे, इन्होंने एप्लीकेशन दे दी एनसीएलटी के पास सीआईआरपी की, और ये एक्सेप्ट हो गई। अब आपसे पूछा गया है हु विल फॉर्म पार्ट ऑफ सीओसी। तो सीओसी आप पढ़ते हैं भैया सेक्शन नंबर 21 के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, तो हम कहेंगे सिर्फ ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। और फाइनेंशियल क्रेडिटर में से भी कौन से? मिस्टर ए एंड बी, नॉट सी। भाई सी क्यों नहीं? क्योंकि क्या है, एज वो रिलेटेड पार्टी है, किसका है? कॉर्पोरेट डेटर का है। अगर वो होता रिलेटेड पार्टी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर का, फिर तो हम उसे ले लेते, तो ये नहीं आएगा। अगला प्रश्न ये पूछा गया इसमें, क्या अब ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को राइट टू वोट है इन सीओसी मीटिंग? सॉरी, इनको राइट टू वोट नहीं होगा। देन क्या कंपलसरी एजेंडा होता है जो आपने फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीओसी में करना होता है? तो देखिए, सेक्शन नंबर 22 के अंदर सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि हमने अपॉइंटमेंट करना होता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का इन प्लेस ऑफ आईआरपी, या तो उसी को अपॉइंट कर लिया जाता है या कोई और। तो ये सबसे बड़ा एजेंडा तो देखिए यही है। और इसके बाद क्या क्वारम होगा अगर मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई है? मीटिंग जैसे मर्जी हो सकती है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, और दोनों के लिए जो क्वारम भी है वो भी सेम ही रहता है। तो मेंबर्स जिनके पास हों कम से कम 33% ऑफ वोटिंग राइट शेल बी द क्वारम। नेक्स्ट प्रश्न, तो देखिए क्वेश्चन सारे आपको बड़े बड़े यहाँ नजर आ रहे हैं, कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है। कहता है मिसेज अंजना डायरेक्टर है, मिसेज हैं तो महिला है, राइट, ध्यान रखें। और अब प्रोफेशनली मैनेज प्रॉफिट मेकिंग, डिविडेंड मेकिंग पिंग कंपनी, चलो सब अच्छा है। कंपनी के पास फंड्स भी हैं लेकिन आइडल हैं, और कंपनी अपने फंड्स डिप्लॉय करना चाहती है। कंपनी ने प्रपोज किया है टू प्रोवाइड, या तो लोन दे देते हैं या इन्वेस्ट कर देते हैं किसी और कंपनी में। अब आपसे पूछा ये गया है क्या कंपनी अपनी पावर डेलीगेट कर सकती है एमडी को, और आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं 15% ऑफ पेड अप कैपिटल और बिना किसके स्पेशल रेजोल्यूशन के? तो ऑब्वियसली ये आंसर क्या आया? ये आपका आ गया सेक्शन 186 रेड विद 179 का हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। पहली बात 186 क्या कहता है कि आप एलआईजी कर सकते हो, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी वगैरह आप कर सकते हैं। तो लिमिट्स आपको पता ही होंगी, 60% है या 100% है। 60% किसका? पीयूसी प्लस एफआर प्लस सिक्योरिटी एसपी का, और 100% है किसका? एफआर प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का, विच एवर इज वॉट हायर। अगर इसे एक्सीड करे तो हमें क्या चाहिए होता है? एसआर रिक्वायर्ड, राइट। अब यहां देखिए आप पैसा कितना लगा रहे हैं, आप पैसा सिर्फ लगा रहे हैं 15% पेड अप कैपिटल का, जबकि 60% पीयूसी प्लस एफआर प्लस एसपी की लिमिट है। तो हम क्या कहेंगे? एसआर नॉट रिक्वायर्ड। तो पहली बात है उसकी कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो हमें रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड होता है यहां पे यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन, कि सारे के सारे डायरेक्टर्स वोट करें इन फेवर। तो यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करें। देयर आफ्टर अंडर सेक्शन 179 क्या करते हैं आप? 179 में डेलीगेट कर सकते हैं आप किसको? 5 लोग हैं, एमडी है, मैनेजर है, कमेटी है, प्रिंसिपल ऑफिसर कंपनी का है या ब्रांच का है। तो यस, तो इस तरह से हम आंसर लिखाएंगे।
ये आप लिख के आए होंगे। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न आपको चॉइस में आ गया, इंटरनल चॉइस मिल जाती है कि आप एक क्वालिफाइड चार्टर्ड हैं और काफ़ी समझदार हैं आप इस सब्जेक्ट में, और आप एक महिला डायरेक्टर हैं, और लेकिन आप बहुत बिजी रहते हैं, आप बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, और आज समय हो गया है 12 महीने, जबकि आपने लीव ऑफ एब्सेंस ले रखी है। लेकिन 167 सबसेक्शन 1B में आपको वकेट कर दिया जाता है। राइट, तो पहली बात ये है, तो ये हम जानते ही हैं कि 167 सबसेक्शन 1 और क्लॉज बी में अगर 12 महीने तक आपने कोई भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करी, चाहे विद हो या विदाउट, लीव ऑफ एब्सेंस हो बोर्ड से, तो उसमें क्या लगती है, वकेशन होगी। तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो कहता है आपके ऊपर वकेशन लग गई है, नेवरदलेस, लेकिन ड्यू टू हर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, कि शी इज सो मच कॉम्पिटेंट, जो कंपनी है वो स्टिल चाहती है टू कीप हर, हेंस प्रपोजेस टू वेव द इवेंट ऑफ एब्सेंस और कंडोन हर एब्सेंस। तो सॉरी, कांट, वकेशन तो लगेगी, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, राइट। मिस जयश्विता ऑल्सो वॉन्ट्स, वो भी चाहती हैं डायरेक्टर बने रहें, भाई सॉरी, कांट। इन द लाइट एनालाइज द अबव सिचुएशन एंड एडवाइज द बोर्ड ऑन द कोर्स ऑफ एक्शन दे कैन अडॉप्ट। देखिए ऐसी बात है, अब वैकेंसी तो क्रिएट हो गई, तो जब वैकेंसी क्रिएट होगी हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके ऊपर दो जगह हमें पढ़ना पड़ता है। 149 सबसेक्शन 1 जो कि कहता है अगर वुमेन डायरेक्टर है तो उसकी वैकेंसी जो है फिल करनी होती है बाय बोर्ड, और बोर्ड को फिल करनी होती है 3 महीने के अंदर, और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, राइट। साथ में आप कोट कर सकते हैं यहाँ पे कि 161 सबसेक्शन 4 कैजुअल वैकेंसी वाला भी आप चाहें तो उसके साथ कोट अप कर सकते हैं कि भैया इसकी तो कुर्सी गई, हाँ दोबारा से अपॉइंट करना है, तो इस तरीके से ये दो सेक्शन के थ्रू यू मे कम बैक। तो इसके बाद कहता जी 7 डायरेक्टर्स हैं, पब्लिक कंपनी है, रेजोल्यूशन पास करना चाह रहे हैं आप, एक नई क्या खोलना चाहते हैं, ब्रांच ऑफिस। कहाँ खोलना चाह रहे हैं, आउटसाइड द स्टेट जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। ठीक है जी, आपने क्या किया, रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया, नेसेसरी पेपर तैयार किए, सर्कुलेट कर दिए डायरेक्टर्स को उनकी अप्रूवल के लिए। तो ऑब्वियसली सेक्शन 175 लग गया, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। और हम जानते हैं जो कार्य साफ सेक्शन में नहीं लिखे हैं कि बोर्ड मीटिंग में ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो आप आरबीसी से पास कर सकते हैं। होता क्या है, कहता है 4 डायरेक्टर, टोटल हैं 7, और आरबीसी किससे पास होता है, बाय मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी तो यहाँ दिख रही है, 7 में से अगर 4 हाँ कह देंगे तो चल जाएगा, लेकिन 3 जो हैं वो अप्रूव नहीं करते, वो अपोज कर रहे हैं। अब आपसे पूछा ये गया है कि रेजोल्यूशन हमने जो पास करना था ये भेज दिया गया है, क्योंकि मोड यहाँ पे 4 तरीके बताए गए हैं। हैंड डिलीवरी कर दीजिए, खुजा के पकड़ाइए, पोस्ट हो सकता है, कुरियर हो सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में ईमेल और फैक्स हो सकता है, जो लिखा गया है साफ रूल नंबर 5 के अंदर। कि ये कह रहे हैं ये 3 डायरेक्टर जो अपोज कर रहे थे कि ये सही नहीं है, क्योंकि आपने हैंड डिलीवरी से, पोस्ट या कुरियर से नहीं दिया, ये गलत है। सो देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आप इस तरह से नोटिस भेज सकते हैं, और क्लियरली रूल नंबर 5 में लिखा है कि आप ईमेल या फिर फैक्स कर सकते हैं। तो दिस इज, ये तो गलत है भाई, 3 डायरेक्टर जो आप कह रहे हो। सेकेंडली वो कह रहे हैं more than 1/3 of the number of directors now require कि resolution must be decided at board meeting and not by resolution। तो देखिए इसमें भी कोई शक नहीं है, if 1/3 of total director may require, वो ये चीज़ कह सकते हैं। तो अगर वो कहेंगे तो चेयरपर्सन को क्या करना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। तो देखिए 7 डायरेक्टर हैं, तो 7 का 1/3 आप करेंगे तो राउंड ऑफ करके ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि ये आपका आंसर आ गया 3, और ये 3 ऐसा कह रहे हैं तो दे आर एलिजिबल। सो दिस इज फाइन, ये प्रोविजन ओके है। सो वेदर द कंटेंशन ऑफ टेनेबल, तो हम ये कहेंगे यस,
एज पर पार्ट 2, क्योंकि उनका पार्ट 1 वाला जो था उनका कंटेंशन वो तो रॉन्ग था। सो अगला प्रश्न कहता जी, आप एक बैंक हो और अपने ऑपरेशंस कर रहे हो। बैंक ने आपसे अप्रोच किया है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स से रिलेटेड, क्योंकि वो बैंक एक रिपोर्टिंग एंटिटी है। ऑब्वियसली मनी लॉन्ड्रिंग में आप रिपोर्टिंग एंटिटी बनते हैं। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड से रिलेटेड पूछा है, तो मैं यही कहूँगा यही इकलौता ऐसा क्वेश्चन था जो डायरेक्ट एंड सीधा था। तो स्ट्रेट वे सेक्शन 12 में है, जिसमें आप प्रिजर्वेशन वगैरह भी पढ़ते हैं, तो ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, 5 साल के लिए बुक्स ये वो। तो सेक्शन 12 है, जबकि 11A में वो आइडेंटिटी आधार वाला है, या 12AA में ड्यू डिलीजेंस है। तो स्टेट में आपको मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड से पूछा है, तो सेक्शन 12 कोट कर दीजिए। तो यही मैं कहूँगा सबसे आसान छोटा सा डायरेक्ट क्वेश्चन था। आप एक कंपनी है, पब्लिक है, CIRP में आप गए हुए हैं। मिस्टर रवि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, उसने बुक्स वगैरह देखी और उसने नोट किया कि कुछ अंडर वैल्यूड ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। तो अंडर वैल्यूड ट्रांजेक्शन सेक्शन 45 IBC, और ये हुई है 6 महीने इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले, जहाँ की टाइम पीरियड कितना होता है, 1 साल है। तो 1 साल का यहाँ टाइम होता है, 1 ईयर अलाउड है कि ये ट्रांजैक्शंस कुछ अंडर वैल्यूड हुई हैं, लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट में इनको मेंशन नहीं किया और NCLT को नहीं बताया। नाउ मेंबर्स जो हैं कॉर्पोरेट डेटर के, वो एक एप्लीकेशन देना चाहते हैं NCLT को, रिपोर्ट करना चाहते हैं अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शन। तो आपसे पूछा गया है वेदर द मेंबर्स हैव अ लीगल राइट टू डू सो। तो यस दे हैव, यस एग्जैक्ट सेक्शन कहीं तो 47 में है। बल्कि किस किस को राइट है, तो राइट है चाहे आप क्रेडिटर हैं, मेंबर हैं या आप पार्टनर हैं, इन 3 लोगों को हक होता है ऑफ कॉर्पोरेट डेटर के। अगला पार्ट है, क्या ऑर्डर ए कैन पास इन सच ए सिचुएशन। तो देखिए यहाँ था सेक्शन 48, और यहाँ पे NCLT 3 तरह के ऑर्डर कह लीजिए दे सकती है। यही कहेगी भैया अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन करी हैं, तो एक तो रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, एसेट्स कह लीजिए, प्रॉपर्टी कह लीजिए। नंबर 2, अगर आपने इस दौरान कुछ गिरवी रख दिए हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट अगर क्रिएट कर दिया है, तो इसको रिलीज किया जाए। एंड नंबर 3, रिक्वायरिंग सम ऑफ मनी, कि आप पैसा दीजिए फॉर एनी बेनिफिट रिसीव्ड। तो इस तरह से करके जो आपने, तो मेन एक वर्ड में खत्म करें तो बात रेस्टोरेशन की है, रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। तो बच्चों इस तरह से फटाफट मैंने रिव्यू करने की कोशिश करी है, राइट। एक आधे इंटरप्रिटेशन के कोई भी इश्यू किसी को लगे वो अलग बात है। सो होप सो खास करके ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा जिन्होंने आगे पेपर देने हैं, जिनका आगे अटेम्प्ट आने वाला है। सो ऑन दिस नोट आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर, और स्पेशली जो बच्चे अपना सेकंड ग्रुप देने जा रहे हैं उनके लिए गुड लक, गॉड ब्लेस, थैंक यू।